2025 खत्म होते होते काफ़ी बेहतरीन फिल्में रिलीज होती हुई देखी हमने इस आखिरी महीने में, स्टार्टिंग विद धुरंधर, देन अखंडा 2, तांडवम, किस किस को प्यार करूं 2 कपिल की, वो भी काफ़ी अच्छी थी। इस वीडियो में बात करेंगे हम जेम्स कैमरॉन की अवतार फायर एंड ऐश, द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द अवतार फ्रेंचाइज। 2022 में द वे ऑफ वाटर जहां ख़त्म हुई थी, कैरेक्टर्स अभी भी, कहानी अभी भी वही है एग्जैक्टली। यानी कि जेक, सली और नेतरी, उनका दोनों का परिवार, बच्चे सब मेटकाइना क्लैन के साथ रहने के लिए उमाटिगाया से काफ़ी दूर जा चुके हैं। बहुत दूर है ये आइलैंड, ऐसे दिखाया गया था सेकंड इंस्टॉलमेंट में। वो सब अभी वहीं है। नेतेयाम की लास्ट फिल्म में डेथ हुई थी उनके बड़े बेटे की। इसके गम में पूरा परिवार है, ख़ास करके नेतरी जो है पूरा समय इस दर्द को वो महसूस करती है, इसे भुला नहीं पा रही है। वो काफ़ी घृणा से भर चुकी है, रेसिस्ट हो चुकी है। स्पाइडर को कहीं ना कहीं वो उसकी मौत का, यानी नेतेयाम की मौत का जिम्मेदार मानती है। एंड शी वांट्स स्पाइडर टू बी किल्ड, और या तो उसको वहाँ से भगा दिया जाए, ऐसा वो चाहती है। वहीं जेक जो है, उसे पता है कि इंसानों का खतरा अभी टला नहीं है और वो आगे आने वाले खतरे का सामना करने में जुटा हुआ है। जो जहाज़ इंसानों का डुबाया था इन सारे नावियों ने लास्ट इंस्टॉलमेंट में, उस जहाज़ में इंसानों के गन्स और एम्युनिशन है, काफ़ी सारा हथियार है। वो अंडर वाटर जा करके उन हथियारों को लेकर के आते रहता है। वहीं रोनल उससे कहती है कि इन हथियारों को वो उनके आइलैंड पर ना लाए, और रोनल का हस्बैंड यानी जेक विंसलेट का ये जो कैरेक्टर है, उसका हस्बैंड टोनोवारी जो है, वो कहता है इससे अच्छा है कि जेक तोरुक मख्तू बन जाए और तोरुक की सवारी करे। जेक इस दुविधा में है कि वो इनके मर्जी के अगेंस्ट जाना भी नहीं चाहता है, जो मेटकाइना क्लैन है इनकी मर्जी के अगेंस्ट, बट वो इस दुविधा में भी है कि आखिर इंसानों के इतने एडवांस्ड हथियारों का, एम्युनिशन का वो सामना तोरक पर बैठ करके सिर्फ धनुष और तीरों से कैसे करेगा। वहीं लोआक जो है वो अपने भाई को मिस करता है। वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अपने भाई नेतेयाम की मौत का जिम्मेदार मानता है, और उसके जो पेरेंट्स हैं यानी कि नेतरी और जेक जो है लोआक की तरफ काफ़ी अनफेयर होते हुए भी दिखाई देते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि लोआक ने जो किया था द वे ऑफ वाटर में, वो करना ही सही था, वो करना ही एक्चुअली जायज़ था। पायाकान को बचाना जायज़ था, स्पाइडर को बचाना जायज़ था। वो उन्हें छोड़ के वहाँ नहीं आ सकता था। तो कहीं ना कहीं जहाँ उसके पेरेंट्स उसे अपने भाई का, नेतेयाम की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानते ही हैं और उसे ताना देते रहते हैं हर वक्त, वो भी उसको कहीं ना कहीं सच मानने लगता है। बट अंदर ही अंदर वो भी जानता है कि ये सच नहीं है, ये उसकी गलती नहीं थी, ना ही ये पायाकान की गलती थी। नेतेयाम उस जंग में मारा गया, वो शहीद हो गया, यही सच्चाई है। सो व्हाट इज माई टेक ऑन फायर एंड ऐश? वेल, जेम्स कैमरॉन जो है वो अपने इन किरदारों में इतना ज़्यादा अपने आप को डुबो देते हैं, वो किरदारों को वो इतना गहराई से महसूस करते हैं कि मतलब कहानी को वो बहुत धीरे धीरे आगे लेकर के जा रहे हैं। देखने में एक बार ऐसे लग सकता है कि हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या देखा था, इंसान आए पैंडोरा पर, उन्होंने पैंडोरा पर एक्सप्लॉयटेशन किया, नावियों को मारने की कोशिश की, पैंडोरा के जानवरों को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की, वहाँ का अनोब्टेनियम जो है उसे पाने की कोशिश करते रहे, हड़पने की कोशिश करते रहे। सारे जितने बुरे से बुरे काम हो सकते हैं, बुरे के बुरे तरीकों से किए जा सकते हैं, वो सारा इंसान करते आया। और इसका विरोध नावियों ने किया, इंसान को हराया। उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, नावियों के बहुत सारे लोग, बच्चे, बूढ़े मारे गए, औरतें मारी गई, वहाँ के जानवर, पंछी मारे गए, पेड़ कट गए। ऐसा ही कुछ हमने द वे ऑफ वाटर में भी देखा कि टुलकुन्स को कितनी बुरी तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है, कैसा उनका शिकार कर रहा है इंसान। और अब सिर्फ अनओब्टेनियम के पीछे ही नहीं, जेक सली के पीछे भी पड़ा हुआ है। जो लोग जेक सली परिवार की मदद कर रहे हैं, उनको भी निशाना बना रहा है। बिना वजह नावियों को सताया जा रहा है इंसान। तो इंसान वर्सेस नावी, ये कॉन्फ्लिक्ट हमने द वे ऑफ वाटर में भी देखा, और ऐसा ही हमको इस फिल्म में भी देखने को मिल रहा है द फायर एंड ऐश में, कुछ बदलावों के साथ। बट अगर गहराई से देखें तो जेम्स कैमरॉन की जो डिटेलिंग है, जो एक एक नुआंस को वो कैप्चर करते हैं, इन्होंने इस फिल्म में ये दिखाया है कि क्वारिच अभी मरा नहीं है, यानी कि उसका इंसानी रूप ज़रूर मर गया है, बट जनरल आर्डमोर उसके अवतार को लेकर के आई है और ये अलायंस बना लेता है नावियों की ही एक क्लैन मांगक्वांग
ट्राइब के साथ, ट्राइब बोलो, क्लैन बोलो या कबीला बोलो, जो भी बोलो। ये मांगवांग क्लैन की जो मुखिया है वो दिखाई गई है वारांग। वारांग का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बखूबी दिखाया गया है, ख़तरनाक भी है, स्टाइलिश भी है, कंफ्यूजिंग सा भी है, बहुत ही पेचीदा कैरेक्टर दिखाया गया है। वारांग के कैरेक्टर को ऊना चैपलिन ने प्ले किया है। कहानी काफ़ी धीरे से आगे जाती है, बट इस फिल्म को जो मूल है यानी कि नावी वर्सेस इंसान, अगर इस नज़रिए से ही हम ना देखें और इसकी गहराई को हम महसूस करने की कोशिश करें, यानी कि स्पेशली पर्टिकुलरली इस फायर एंड ऐश में जो दिखाया गया है, टुलकुन्स का जो सीन है, यानी टुलकुन काउंसिल जो दिखाया है, द वॉरियर मदर दिखाई गई है, जो महामाता कह रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में वॉरियर मदर कह रहे हैं, टुलकुन काउंसिल की जो मुखिया है। टुलकुन का इतनी बेरहमी से बच्चों का, माओ का शिकार किया जाता है उस अमृत के लिए, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा पैसे दे करके खरीद रहा है और उसको पी करके अमर हो रहा है। सो ये जो टुलकुन शिकारी है वो अभी भी जिंदा है। उसका एक हाथ लास्ट टाइम पायाकान ने काट दिया था, बट वो अभी भी जिंदा है और टुलकुन का शिकार करे जा रहा है। सो टुलकुन ने डिसीजन लिया था कि वो अटैक नहीं करेंगे, हिंसा के बदले में हिंसा ही मिलती है, चाहे जो हो जाओ। तो उन्होंने डिसाइड किया था हम चाहे जो हो जाए हम अटैक नहीं करेंगे। सो टुलकुन काउंसिल को कन्विंस करने का जो सीन है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। टुलकुन्स जितनी सारी फिल्म में दिखाई गई है, जो भी टुलकुन वाला पार्ट है वो फिल्म में मतलब आपको पूरी तरह से कैप्टिवेट कर लेगा, उनके साथ उस भाव के साथ आपको कनेक्ट कर ही देगा, इतना दर्द से आप भर जाएंगे। और फिर जब वो डिसाइड करते हैं कि हम टुलकुन्स विल ऑल्सो फाइट अलॉन्ग विथ नावीज, उस समय भी आप जोश से भर जाएंगे। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं इस फिल्म के जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके अलावा विंड ट्रेडर्स दिखाए गए हैं फिल्म में। एक आकर्षक बिंदु इस फिल्म का वो भी है कि कितनी खूबसूरती से जेम्स कैमरॉन ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। पैंडोरा में अब विमान उड़ रहे हैं, तो वो विमान किस तरह से बनाए गए हैं ये भी देखने लायक है, कितना खूबसूरत वो दिखता है। फिर जो मांगक्वांग क्लैन दिखाई गई है, जो रिबेल क्लैन ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने अलायंस बना लिया है इंसानों के साथ अगेंस्ट द अदर नावीज, पर्टिकुलरली जेक सली और उसका परिवार। तो ये कितनी मिस्टीरियस सी क्लैन है। पर्टिकुलरली इनकी जो मुखिया है वारांग जो है, उसका जो कैरेक्टर रचा गया है वो कितना मिस्टीरियस है, क्या क्या हरकतें करता है और किस तरह से अपने कुरू से वो दूसरे नावियों की पावर छीनना, काफ़ी सारा वायलेंस भी यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ वो ट्रुथ पाउडर भी नाक में फूंक मारती है। ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी जो काफ़ी दिलचस्प है। इसके अलावा स्पाइडर जो है बिना मास्क के सांस लेने लगता है पैंडोरा पर, वो जिंदा रह पाता है एवा की हेल्प से। किरी का जो एवा के साथ कनेक्शन है वो तो रिवील नहीं हुआ इस फिल्म में, बट कहीं ना कहीं बिना जाने ही, बिना समझे ही कुछ ऐसी हरकतें किरी कर देती है। कोई माइसेलियम वो खिला देती है स्पाइडर को, जिसकी वजह से स्पाइडर बिना मास्क के पैंडोरा पर सांस लेने लगता है। ये भी एक देखने में तो सारे बच्चों को ये अच्छा भी लगता है, बट कहीं ना कहीं एक खतरे का कारण भी बन चुका है, क्योंकि अगर स्पाइडर के शरीर को इंसान समझ गया कि इसके शरीर में एग्जैक्टली क्या बदलाव हो गया है और वैसा ही कोई बदलाव समझ करके उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जिसकी वजह से इंसान बिना मास्क के पैंडोरा पर सांस लेने लग जाए, तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इस खतरे को जेक और नेत्री दोनों ही समझ लेते हैं। तो ये एक नया खतरा यहाँ पर उभरता हुआ भी जेम्स कैमरॉन ने इस फिल्म में दिखाया है। सो मेरी राय में फिल्म देखते वक्त ज़रूर ऐसा लगे कि ये वही इंसान वर्सेस नावी कॉन्फ्लिक्ट है। इंसान कितना ज़्यादा ख़राब हरकतें कर सकता है, कितना ज़्यादा हरामखोरी कर सकता है, इसका एहसास भी होता है कि हम इंसानों का कंडक्ट कैसा है, हमें कैसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा खुद का एक प्रतिबिंब भी हमें वहाँ दिखाई देता है कि क्या हमारी किसी हरकतों की वजह से, किन्हीं डिज़ायर्स की वजह से ऐसी चीज़ें ये बिजनेसमैन जो है करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमें अपनी इच्छाओं को भी दोबारा जांचने की ज़रूरत है कि हमारा कंडक्ट, हमारी जो डिज़ायर्स है वो किस हद तक लाजमी है। ये सोचने पर अवतार हमेशा मजबूर कर देती है, खास करके जहाँ पर टुलकुन का शिकार होते हुए दिखाई देता है वो वाला पार्ट तो ज़रूर ये सोचने पर मजबूर कर ही देता है। डेस्पाइट ये लगे कि वही मैन वर्सेस नावी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, कई सारे रिव्यूअर्स ऐसा कह रहे थे, बट आई थिंक इस फिल्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका जो ग्रैंडोर है, जो जेम्स कैमरॉन अपने कहानी को, अपने किरदारों को, उन
बारीक बारीक नुआंसेस को जिस तरह से जीवित कर देते हैं, एक नई दुनिया उन्होंने जिंदा कर दी है। यानी कि एक अलग ही जगह पर वो इंसानों को लेकर के गए हैं, जात धर्म लैंग्वेज रेस सबसे दूर ले जा करके सिर्फ इंसानों की अच्छाई, जो बेसिक मूल अच्छाई है, जो वैल्यूज है, और जो एक 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 सब में कोई ना कोई फ्लॉ भी है, या फिर इतना वो बुरा हो जाता है कि किसी को लूट पाट मारने में भी इंसान बाज नहीं आ रहा है। दोनों ही चीज़ों को जेम्स कैमरॉन सारी जो इंसानी मान्यता है उससे परे ले जा करके इसका एक प्रतिबिंब दिखा देते हैं। उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इंसान अपने रिफ्लेक्शन को देखने से इग्नोर नहीं कर सकता, अपने आप को क्वेश्चन करके अपने कॉन्डक्ट को बदलने के बारे में सोचने से इग्नोर नहीं कर सकता है। इस फिल्म का एहसास अवतार की हर एक इंस्टॉलमेंट कराते आई है और फायर एंड ऐश भी करा रही है। थोड़ी बात मैं करना चाहती हूँ कि अवतार फिल्म को बनाया जाता कैसे है। जब 2009 में अवतार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ था तो यही माना जा रहा था कि ये तो एनिमेटेड है और एक्टर्स जो है उनका सिर्फ वॉइस ओवर है। बट अब ये राज खुल चुका है, ये कोई वॉइस ओवर और एनिमेशन नहीं है, ये सारा एक्चुअली फिल्माया जाता है। एक्टर्स एक्चुअली मेथड एक्टिंग करते हैं। परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मेथड एक्टिंग को कंबाइन किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा सूट पहनते हैं जिसे मोशन सूट कहते हैं, और इसके ऊपर मल्टीपल ट्रैकर्स लगे हुए होते हैं जो हर एक मोशन को और हर एक इमोशन को भी कैप्चर करता है। सामने एक फेस पर एक कैमरा भी, फ्रंटल कैमरा भी लगाया जाता है जो फेस के हर एक एक्सप्रेशन इमोशन को बखूबी कैप्चर करता है। और ये जो सारा शूटिंग होता है ये एक वॉल्यूम के अंदर होता है, यानी कि एक बड़ा सा हॉल होता है, एक कई प्रॉप्स होते हैं उसमें, जैसे तोरुक के लिए एक प्रॉप है या पेड़ों के लिए कुछ अलग से प्रॉप है, ऐसे कुछ प्रॉप्स होते हैं वहाँ पर। और इसके बीच में ये एक्टर्स एक्चुअली परफॉर्म करते हैं वेयरिंग दोज मोशन सूट्स, और इनका हर एक मोशन और इमोशन कैप्चर होता है थ्रू वेरियस मल्टीपल कैमराज, अलग अलग एंगल्स पर, पोजिशंस पे लगाए गए मल्टीपल कैमराज इसको शूट करते हैं। और ये जो सारा इमोशन और मोशन कैप्चर हो जाता है ये फिर इमीडिएटली कन्वर्ट किया जाता है इनटू दैट फॉर्मेट, जो अवतार का जो फॉर्मेट है उस नई दुनिया में उसे कन्वर्ट किया जाता है। और जब डायरेक्टर इसको देखते हैं कि जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं एंड फिर वो उसको जब कन्वर्जन के बाद वो 3D फॉर्मेट में वो किस तरह से दिखाई देता है अवतार की जो नई दुनिया है उसमें, और उससे वो ओके है शॉट के उसको कुछ अलग तरीके से शूट करना चाहिए, ये वो डिसाइड करते हैं। तो ये सारा जो खेला है अवतार बनाने का ये एक्चुअली परफॉर्मेंस कैप्चर के थ्रू किया जाता है। अवतार का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसमें जो सारी मेथोडोलॉजी है उसको स्टीफन लैंग यानी कि हमारे कर्नल कोरिच जो है बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अदर देन दिस मैं बात करना चाहूँगी किरी के कैरेक्टर की। किरी का जो कैरेक्टर है यानी कि ग्रेस ही उस कैरेक्टर को प्ले कर रही है, यानी कि 14 साल की किरी को भी इस परफॉर्मेंस कैप्चर की वजह से जो सिगर्नी वीवर है, ग्रेस जो थी वही अपनी बेटी का 14 साल की बेटी का कैरेक्टर प्ले कर पाई है। यानी कि किरी का कैरेक्टर कोई और नहीं बट खुद ग्रेस यानी सिगुर्नी वीवर ही प्ले कर रही है, द वे ऑफ वाटर में भी एंड फायर एंड ऐश में भी। सो दैट इज ऑल्सो मेस्मराइजिंग। जेम्स कैमरॉन का ये कहना है कि जहाँ द वे ऑफ वाटर शुरू हुई थी वो कहानी को क्लोजर मिल गया है फायर एंड ऐश में। अब अवतार 4th एंड 5th इंस्टॉलमेंट्स आने वाली है जिसमें 4th इंस्टॉलमेंट में एक नई कहानी शुरू होगी। रोनल के कैरेक्टर ने फायर एंड ऐश में एक बच्चे को, प्रिल नाम की एक बच्ची को जन्म दिया है। शायद वहाँ से ये कहानी कुछ नया मोड़ लेगी और एक नई कहानी 4th इंस्टॉलमेंट में शुरू होकर के हमें 5th इंस्टॉलमेंट में कल्मिनेशन पॉइंट दिख सकता है इस पूरी फ्रेंचाइज का, ऐसा जेम्स कैमरॉन के कहने से पता चलता है। सो इन ऑल आई कैन से कि देयर आर एटलीस्ट 2 more installments that we will get to see after Fire and Ash. So to sum it up, देखने में लग सकता है कि repeated man versus Navi conflict है, but ये फिल्म आपको कई सारे भावों से और विचारों से भर देगी। फिल्म जब एंड होती है तब ठीक टाइटैनिक की नोट पे, जब टाइटैनिक एंड हुई थी और सेलिन डायन का जो गाना बजता है माय हार्ट विल गो ऑन, उसी लाइन पर यहाँ माइली साइरस की आवाज़ में ड्रीम एज वन गाना बेहतरीन तरीके से इस कहानी को क्लोजर दे रहा है। और फिल्म एंड होते होते आपको ये गाना दोबारा
उसी कपल की यानी नेथरी और जैक की जर्नी और उनका बच्चों की तरफ इतना केयरिंग होना, इतना प्रोटेक्टिव होना, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, वो सारी यादों से दोबारा भर देगा। इंसान कितना बेरहम हो सकता है, ये देखते हुए अपने कॉन्डक्ट के बारे में सोच विचार करने पर आपको मजबूर ज़रूर कर देगा। सो दो दिस फिल्म माइट अपियर टू बी ए रिपीटेड मैन वर्सेस नावी कॉन्फ्लिक्ट है, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। दिस इज वॉट आई हैव टू से अबाउट फायर एंड ऐश। So viewers, if you liked the video, do like, share and subscribe to my channel. Till then, signing off. See you in the next video.